जड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं खातिर। मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। पूरे देश की बेटियों की माँ का फर्ज निभाया, समाज सुधार के लिए समता का क्रांति चलाया। हो 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 पूरे देश की बेटियों की माँ का फर्ज निभाया, समाज सुधार के लिए समता की क्रांति चलाया। मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। Very nice. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा और मीना, बहुत सुंदर आप लोगों ने गाना गाया। और इस गाने में पूरा परिचय था माता सावित्री बाई फुले का। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिया साहनी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो अपने विचार हमसे शेयर करेंगी। बस क्या है और अपना विचार रखिए। मैं विश्वविद्यालय से BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ऐसा हम कह सकते हैं कि आज अगर हम लोग इतने आज़ाद हैं और पढ़ लिख पा रहे हैं और अपनी बातों को यहाँ पे साझा कर रहे हैं, तो इनका ही योगदान है। और इन्होंने अनेक कार्य किए, जैसे प्रथा गांधी इन्होंने प्रोफाइल किया और धर्म जाति धर्म और शिक्षा में तो बहुत योगदान था इनका। हालांकि हम धर्म यहाँ पे मतलब बहुत सारे धर्म के बहुत ज़्यादा प्रचार है, लेकिन ऐसे मतलब धार्मिक देवी देवताओं का तो बहुत प्रचार है। बट जैसे हम लोग की देवी उन्होंने शिक्षा का एक योगदान दिया, हम लोग को पढ़ाया लिखाया। और असल में तो देवी यही है सावित्रीबाई फुले, और इनको मतलब दबा दिया गया है। जैसे हम आज कभी हम लोग इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। और जैसे सावित्री मैंने बोला ना कि सावित्री कौन थी, इन्होंने यमराज की सावित्री, लेकिन सावित्रीबाई फुले के लिए वहाँ पे कोई चैप्टर ही नहीं है। तो ऐसे ही मतलब मंदिरों की देवियों पर सब नारियल फोड़ते हैं और घर को देवी ना मानते हुए वहाँ पे कहर बरसाते हैं। और आखिर आज हम लोग यहाँ पे सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि माता पिता का ही गलती होता है ना, कि पहले हम लोग को कहते हैं कि लड़कियाँ यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि ऐसे नहीं कहेंगे कि लड़के जाते हुए को इसको ना छेड़ो उसको ना छेड़ो। बस लड़कियों को कहेंगे कि लड़कियाँ इधर ना जाओ, ये कपड़े पहन के ना जाओ, यहाँ ना जाओ। जन्म से ही लड़कियाँ जन्मती ही पहले उनको गुड़िया और छोटे से बर्तन जो नकली से बर्तन आते हैं वो सब दे दिया जाता है कि इससे खेलो। पहले से उनको बता दिया जाता है कि तुमको यही करना है, यही करना है, खेलना है, बर्तन धोना है, यही सब करना है। और लड़कों को जैसे रॉकेट लाएंगे सब और रिमोट जैसे ये सब लाएंगे, लेकिन लड़कियों को बस गुड़िया से खेलो, यहाँ से लूडो खेलो, एक खेलो। यही धन्यवाद।
प्रिया साहनी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल गाड़ियों पे, कारों के पीछे या पोस्टर पे भी ये बात लिखी होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा होता है कि लड़कों को समझाओ, लड़कों को बताओ, लड़कों को संस्कार दो। ये भी तो होना चाहिए ना। हर बात के लिए एक फाउंडेशन लड़कियों के लिए बना दिया जाता है। तो स्त्री चेतना बहुत जरूरी है, जागना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ संगम साहनी को। संगम साहनी वैसे इनको माइक की जरूरत नहीं है, इतनी बुलंद बोलती है और काम में भी बहुत एक्सपर्ट है। संगम आए और अपना विचार मुझसे शेयर करें। मैं संगम साहनी आप लोग से बस सबसे पहले शुरुआत करूंगी अपने परिचय से कि जब हम लोग परिचय दे रहे थे तो काफी लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन जो हमारा परिचय है उसी से हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य का निर्धारण होता है। अगर हम परिचय अपना हिचकिचाहट दे देने में तो आगे हम किस क्षेत्र में किस चीज के किस अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं। सबसे पहले इस चीज को हमें सुधारना होगा, क्योंकि अगर हम अपने खुद के नाम के लिए नहीं लड़ सकते तो दूसरी चीज के लिए कैसे लड़ेंगे। आवाज उठाने का सवाल दबाने वाले लाख पैदा हो जाएंगे। इसीलिए जो भी बहनें हमारी अपना नाम बताने में हिचकिचा रही थी, सबसे पहले तो उन्हें गर्व से अपना नाम बताना चाहिए और कहना चाहिए। अब बाकी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप ऐसा मत करो, हमें ऐसे रहना चाहिए, तभी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। नहीं तो माँ बाप तो कहेंगे कि बेटा घर में रहो, माँ बाप को उस लायक बन के दिखाना पड़ता है कि बेटा तुम बाहर जाओ, तुम जो करना है वो करो। हमें ऐसी शिक्षा अपने आप में लेनी चाहिए और दूसरों को भी देनी चाहिए। और अगर हम अपने अधिकार के लिए खुद नहीं खड़े हो सकते तो दूसरा कहाँ खड़ा होगा। दूसरा खड़ा होगा कहेगा चलो हम खड़े हैं, लेकिन खड़ा कहाँ रहेगा। तुम खड़ी रहोगी तभी तो खड़ा रहेगा, नहीं तो कहेगा इसे खुद अपने हक के लिए नहीं कोई इंटरेस्ट है तो हम किस चीज के लिए अधिकारी होंगे। कोई भी हमारा सहयोग तभी करता है जब हम खुद उस चीज के लिए मन बनाते हैं कि हाँ हम इस क्षेत्र में ये चीज करना चाहते हैं। इसीलिए सभी को अपने आप में एक विचार करना चाहिए कि हाँ हम जो भी हैं जैसे भी हैं हम हर फील्ड में हर क्षेत्र में अपनी चीज के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। वेरी नाइस। बहुत बहुत आभार संगम साहनी। संगम ने बात कही हमें अपना परिचय देने में शर्म नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली बात ऐसी है कि शर्म नहीं आती है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है वहाँ से उठ के बोलने का। मेरे अंदर भी था और शायद अभी है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में भगवती इंटर कॉलेज गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका रीना सिंह आ चुकी हैं। इसके पहले वो बदायूं में पार्वती इंटर कॉलेज में लेक्चरर कार्य कर रही थी और वहाँ पर भी प्रधानाचार्य के पद को लगभग संभालती रही हैं। तो यहाँ पर आई है और इनके आने के पहले भगवती जैसा था, आने के बाद अब भगवती इंटर कॉलेज की स्थिति धीरे धीरे उन्नत हो रही है और आने वाले समय में कितनी उन्नत होगी ये सब हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो आपका घर भुसवल है, भुसवल बांस गाँव में है। तो परिचय हमारा यही से है और पहली बार हमें लग रहा है फेस टू फेस पहली बार मुलाकात हो रही है। तो हम आपको बुलाना चाहेंगे कि आप महिलाओं से पहले आप आकर माता फूले को पुष्पार्चन करें और पुष्पार्चन करने के बाद आपका संबोधन भी हम सुनेंगे और शिक्षा की जगह पे करना चाहिए वो हमें यह अनुभव प्राप्त होगा। इधर एक बार चेहरा करके जी ठीक ओके। आपके संबोधन के लिए हम बोलना चाहेंगे। जूता पहन लीजिए ठंडा लगे।
उसके बाद संबोधन करिए। क्योंकि आज ठंडा ज़्यादा है। और आपने हमारे व्यस्त समय में इतने मन से इन्वाइट किया कि हमको यहाँ आना ही पड़ा। कुछ तो ऑफिशियल हमारी व्यस्तता रही, उसके बाद पारिवारिक व्यस्तता भी है, जिसकी वजह से हम थोड़ा जल्दी यहाँ से निकलना चाहेंगे, लेकिन मैडम के इन्वाइट करने के बाद मैं यहाँ आना बहुत आवश्यक समझा। इसलिए मैं हमारे कुछ सम्मानित शिक्षक भाई बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ सम्मानित बहनें भी बैठी हुई हैं, जिनको मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं रीना सिंह, प्रिंसिपल भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय गोरखपुर, और मैं मूल निवासी बांसगांव भुसवल से हूँ और विजयश्री मैडम की पड़ोसी भी हूँ। अपने व्यस्त समय में मेरी मजबूरी रही कि मैडम ने बुलाया और मैं ना आऊँ, ये हो नहीं सकता था। कई बार मैडम ने बुलाया लेकिन मैं नहीं आ पाती थी, लेकिन आज मैंने अपना समय निकाला। सबसे पहले मैं माता सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी अपनी सम्मानित बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग शायद माता सावित्रीबाई फुले से परिचित हैं, सभी लोग इनकी जीवन परिचय को पढ़ा है, सबने इनके बारे में सभी को जानकारी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया और विषम परिस्थितियाँ बहुत सी उन्होंने झेली, लेकिन पीछे नहीं हटी और डट कर उसका सामना किया और महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र से लेके चाहे छुआछूत हो, बाल विवाह हो, हर तरह से इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, तो इससे हम सभी महिलाओं को सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो सावित्रीबाई फुले जी ने हमको संदेश दिया है कि हमें किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, तो हम सभी को इनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। बहुत व्यस्ततम समय में, चूँकि वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि प्रधानाचार्य जी लोगों के ऊपर इतना कार्यभार होता है, कार्यभार इतना अधिक प्रेशर होता है कि समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम भी अपने स्कूल में अन्य जगहों पे देखते हैं, इतने व्यस्ततम समय में अगर समय निकाल के आ पा रही है बहुत बड़ी बात है। और आप जो है अपनी दो बिटिया के साथ गोरखनाथ में इलाज रहती हैं, तो आपके आने का बहुत आभार रहेगा। आपकी बहन नीतू सिंह, उनके बच्चे की तबीयत खराब होने के नाते नहीं आ पाई, नहीं तो हर बार प्रोग्राम में शरीक होती रही हैं और आप लोग बेहद जागरूक हैं, समाज को आपसे मिले, यही हमारी अनुरोध है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम पद्मिनी मल को माइक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं DMAS के अध्यक्ष सर देवेंद्र प्रताप को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हुए आए और दो शब्दों में हमें अपना प्रयास व्यक्त करें। एक अनुरोध भी है कि यदि भाग ले रहे हैं तो भाग लें, मतलब थोड़ी भाग लें और तुरंत ही अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि करते हैं सामाजिक न्याय की केदारनाथ जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं तथा इस कार्यक्रम में सभी भाइयों एवं बहनों इस देश में 5वीं शताब्दी के बाद शिक्षा पर महिलाओं से शिक्षा और महिलाओं पर धर्म का प्रतिबंध पुरातनपंथियों ने लगाया था। सावित्रीबाई फुले का जब जन्म हुआ, इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला तथा शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और भारत में करीब 1200 वर्ष पुरातनपंथियों ने महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा तथा यह सावित्रीबाई फुले समिति का यह कार्यक्रम हर साल होता है। DMAS अपने कैलेंडर और पुस्तिका
औलेद कराता है। हम चाहते हैं कि इसी तरह महिलाओं के लिए हर साल कार्यक्रम हो। हम भविष्य में DMAS की तरफ से भी कुछ कल्याणकारी योजनाएं DMAS पे लागू करने की भरपूर प्रयास करेंगे। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सुनीता नरेश मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। डॉक्टर सुनीता नरेश मैम दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट है, लिखा है। माफी चाहूँगी नरेश मैम, वही से हुआ है। आए और विचार हमसे शेयर करें। बताएं मैम। एक बात मैं फिर से परिचय दे दूं, आप सभी लोग एक मिनट ध्यान देंगे। ये हमारे सामने जो हमारी साथी है, हमारे दाहिनी तरफ बाहर कोई है नहीं, ये है डॉक्टर सुनीता और इसी महाराजगंज की है। इनके पास कम से कम मेरे ख्याल में 3 विश्वविद्यालयों का, गोरखपुर को जोड़ लिया जाए तो 4 विश्वविद्यालयों का अनुभव है। 3 विश्वविद्यालय और आप छात्र आंदोलन से जुड़ी रही, इलाहाबाद हो या फिर वर्धा हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। आपके हस्बैंड सहायक प्रोफेसर हैं इस DDU में, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर राम नरेश राम जी। उनकी पत्नी भी है, कुछ लोगों के इसलिए बता दे रहा हूँ, कुछ लोग उधर से भी जान लें। तो आप जो है कविताएं लिखती हैं, अच्छी कविताएं लिखती हैं, और आपका नजरिया समाज को लेके और स्त्री मूवमेंट और स्त्री के अधिकारों को लेके बहुत ही सशक्त है। और इनका 5 मर्दों वाली औरत, यही है ना नाम, कविता संग्रह अभी हाल में प्रकाशित हुआ है और उसको सोहन लाल प्रजापति चाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक बार हम लोग भी इसका वेलकम करेंगे। अभी वो किताब उपलब्ध नहीं हो पाई थी, किताब उपलब्ध होती तो हम लोग जरूर यहाँ पे उसका अनावरण आप लोगों के बीच करते हैं। तो डॉक्टर साहब को सुनते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने शिकायत किया कि आप लोग कार्यक्रम तय कर लेते हैं तब सूचना देते हैं। तो मैं तैयारी कैसे परिचय तो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए भी शुक्रिया। आज का जो विषय है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले पे बहुत पहले इतने लोग आए, सबने कुछ न कुछ बोला, पूरे इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो जो लेगेसी उन्होंने बनाया है शिक्षा को लेके, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। 2 चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा लगता है उस पर हम सबको बात करने की ज़रूरत है कि जैसे हम बार बार शिक्षा की देवी के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि मैं प्राचीन इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा काम मातृ देवियों पे रहा, PhD का काम। तो उसमें निकल के आया कि जो सरस्वती है एक नदी है, ऋग्वैदिक काल में जो मिलता है वेदों में, वो नदी के रूप में सरस्वती नदी का मिलता है, जो आगे चल के उसको हम शिक्षा के रूप में और देवी के रूप में करें। और देवी का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो बर्दाश्त करे, जो कोई सवाल न करे, उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कुछ ना बोले, और जो कहा जा रहा है वो करती जाए, तो वो आगे चल के देवी घोषित हो जाएगी। वो चाहे आप रूप कंवर का मामला ले लेंगे, जो राजस्थान में उनकी पति की मौत हो गई, और वो क्योंकि राजपूत समाज से थी और पहले वहाँ पे रहा है, मतलब भारत की संस्कृति रूप में कहा गया है कि सती होना हमारी संस्कृति है। पति के मर जाने के बाद ये अपर कास्ट अपर क्लास का कॉन्सेप्ट है, मतलब भारत में बहुजनों की जितनी हिस्सेदारी वहाँ ये स्थिति नहीं है, लेकिन
है तो वो भी एक औरत, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि पति मर गया तो आपको उसके साथ पति होना होगा। तो ये राजस्थान में रूप कंवर जो राजपूत महिला थी, उनके पति के मरने के बाद जो है उनको बेहोश करके फिर साथ में जला दिया गया। फिर बाद में जो है उनकी मौत वालों ने कहा कि नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी। और अब राजस्थान में जो है उनकी पूजा होती है देवी के रूप में। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई जिसके पास एक तर्कशील दिमाग है, जो चैलेंज कर रही है, जो सवाल कर रही है, उस समय सवाल कर रही है जब स्त्रियों के बारे में ये कहा गया कि जो स्त्री पढ़ लिख लेगी उसका पति मर जाएगा। उसके लिए आप एक अच्छी फिल्म देख सकते हैं, चोखेर बाली, वो हिंदी में भी होगी, यूट्यूब में मिल जाएगी। तो उस समय वो पढ़ने के लिए बात कर रही हैं। उस समय वो कह रही हैं कि तो उनकी जो कविता संग्रह है, जब उनको आप पढ़ेंगे तो जिस तरह के अंधविश्वासों पे वो चोट कर रही हैं, जिस तरह वो तर्क कर रही हैं, उस हिसाब से हम फिर इनको जो है सावित्रीबाई फुले को हम फिर उसी जगह उसी ट्रेडिशन में डाल रहे हैं, उनको देवी का कॉन्सेप्ट करके, माँ के रूप में हम घोषित करके। ये थोड़ा सा हमको बचना होगा। कम से कम इस रूप में हम उनको जब हम आस्था में करते हैं तो फिर हम तर्क पीछे छूट जाता है। इसकी पहली शर्त यही होती है कि जब आप आस्थावादी हुए तो वहाँ आप तर्क करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और सावित्रीबाई फुले का पहला ही ये था कि आपको तर्क करना है। तो ये सबसे जरूरी है कि हम एकदम आस्था के रूप में ना देखें कि सावित्रीबाई फुले को एकदम हम आस्था में समाहित कर दे रहे हैं और उनके जो सवाल है, उनके जो संघर्ष और उनकी जो लेगेसी है, जो वो आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो पीछे छूट जाएगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ शिक्षित हो के या फिर नौकरी करके, जैसे आज का जो टॉपिक भी है कि आत्मनिर्भरता और रोजगार और संपत्ति का सवाल जो है स्त्रियों को, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए यही जोड़ूंगी कि शिक्षित तो हम हो जा रहे हैं, लेकिन हम किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं? क्या हमारे पास सवाल करने की समझ हो रही है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लगातार, और मतलब सत्ता, अगर हम किसी मतलब सत्ता का वैचारिकी पे ना बात करें, विचारधारा पे ना बात करें, तो वो औरतों की शिक्षा के लिए क्या वो बात करते हैं? वो क्या चाहते हैं कि इतना हो कि आप आराम से कमा सके, घर चला सके, बाकी आपके परिवार में जो पुरुष लोग हैं वो जिस भी रिश्ते में हैं वो जो तय करें, वो उस तय करने को आपको आगे बढ़ाना है। मतलब मान लीजिए कोई नौकरी करके या कोई और करियर में जाना चाहता है, किसी भी तरह का, सिर्फ एक नहीं, कोई भी नौकरी है, मतलब वो तय करे कि उसको किस पेशे में जाना है। मैं कई बार मेरा अनुभव और समाज में होता है कि अगर एक गरीब परिवार है या मिडिल क्लास फैमिली है तो वहाँ पे हमेशा तय होता है कि बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। उसके बाद जो पैसे बचेंगे या उनकी फैमिली की जो कंडीशन होगी उसमें बेटियों का करियर तय होगा। या तो मैक्सिमम बीएड, मतलब बीएड भी वो लड़कियां कर पाती हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छी है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों की फीस बहुत है, तो वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसमें जो सत्ता की भागीदारी है, हमेशा बेरोजगारी का मतलब हमेशा पुरुष आ जाता है। मतलब अगर उसको हम कोट करें तो बेरोजगारी का मतलब आता है कि उस देश में पुरुष ही बेरोजगार है, महिलाएं बेरोजगार नहीं है। मतलब लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुई, मतलब लॉकडाउन और नोटबंदी से पहले इस देश में CSDS एक बहुत बड़ी संस्था है जो महिलाओं पे लगातार रिसर्च करती है। उसका डाटा बताता है कि 85% औरतें जो है अपने फैमिली मेंबर पे डिपेंड है, मतलब पिता पे, भाई पे, बेटे पे। मतलब उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, मतलब उनके पास न संपत्ति का वो मालिकाना हक है और ना उनके पास कोई रोजगार है। तो आज जो स्थिति, और लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, जो भी औरतें कर रही थी काम, छोटे मोटे फैक्ट्रियों में से लेके, मतलब जितना, मतलब जो भी 2000, 4000, 6000 कमा सकती थी स्थितियाँ, ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको पूरा पे स्केल बराबर नहीं मिलता है। वही काम पुरुष करेगा तो उसको वो मिनिमम वेज जो तय करेगी सरकार 400, 500 वो मिलेगा, लेकिन महिलाओं को नहीं। अब दिल्ली के, मेरा बहुत लंबा काम रहा है, तो दिल्ली के वजीरपुर इलाका वहाँ का बहुत बड़ा औद्योगिक इलाका है। वहाँ पे उसी काम के लिए औरतों को मुश्किल से 30 रुपए, 40 रुपए जो है देते थे, सब धागा लगाने का, कढ़ाई का, और वो पुरुष, ये स्थिति है। मतलब एक तो रोजगार के साधन नहीं है स्त्रियों के पास, दूसरा जो उनको मिलना चाहिए बराबरी का वो नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि शिक्षा एक बड़ा ऐसा माध्यम है जिससे आप सवाल तो करेंगे ही, जब रोजगार जनरेट करने की बात आएगी तो हम किस तरह का रोजगार करेंगे। तो हमेशा बेरोजगारी का मतलब पुरुष ही होता है, और सरकार भी इसी रूप में, मतलब आंकड़े आएंगे तो अगर आप आंकड़े देंगे तो बेरोजगारी हुआ इतने, उसमें महिलाएं कहाँ है उसको कोई सवाल नहीं। मतलब
सरकार या सत्ता के उसमें नज़र में ही नहीं है कि महिलाओं को भी रोजगार देना है, कि महिला अगर महिला जब रोजगार करेगी तो उसके लिए अपने लिए कम से कम फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। बहुत ऐसे फैसले होते हैं जब लगता है कि नहीं स्त्री को लेना चाहिए, अपने लिए लेना चाहिए, वो नहीं ले पाता। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी है कि हमारी परवरिश ऐसी है कि हम नौकरी अगर करते भी हैं तो हम अपनी सैलरी पे हमारा कोई हक नहीं होता है। तो पता चला कि माँ बाप पढ़ा लिखा के किसी तरह से कुछ दो पैसे कमाने की स्थिति आई तो शादी हो गई, तो शादी बस ससुराल वाले दहेज लेके तो किए ही शादी। उसके बाद उनका सबसे बड़ा टारगेट ये रहता है कि बहू का एक पैसा मायके ना जाने पाए। भाई क्यों भाई, माँ बाप पढ़ाएगा तो क्या कुछ बेटे की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मतलब हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हमको बहू तो मिले ही मिले, दहेज मिले ही मिले, उसका श्रम तो मिले ही मिले, उसकी सैलरी भी हमारी हो। मतलब ये, और मैक्सिमम घरों में अब जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं वो प्राइवेट या सरकारी, उसमें सबसे अधिक लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पति की कमाई का कोई नहीं, मतलब आप खोजने के पास कोई रहा है, लेकिन पत्नी की कमाई का, उसका घर का एक जो कहते हैं ना कि कुत्ता, वो भी हिसाब ले सकता है। भाई उसके पास इतना अधिकार है कि तुम इतना अच्छा, तो आज 10 बजे 4 बजे आना था, तुम 5 बजे आई। तो कोई भी पूछ लेता है भाई, पूरा मोहल्ले वाले मालिक होते हैं उस लड़की का। वो अगर रोज 6 बजे आती है कि 7 बजे आएगी तो पूरे मोहल्ले में भाई फलाने की बहू 7 बजे आई। मतलब उसका ऑफिस आवर कितना है, वो ओवर टाइम कर सकती है, या फिर वो बड़ी मैनेजर है तो उसके पास भी तो भाई उसको काम करना होता है, उसका अपना टीम वर्क होता है, तो उसमें मीटिंग होती है। लेकिन वही जब पुरुष करेगा तो कोई उनको कुछ सवाल ही नहीं होता। भाई बेटा बड़ा काम उसका देखते, सुबह जाता है रात को 10 बजे आता है, बताओ कितना काम करता है। और वो लड़की 1 घंटा लेट आएगी। भाई वो कौन सा नौकरी कर रही है कि जो है 4 बजे का टाइम में देखा 5 बजे आई। मतलब हम लोग के सोचने में वो रोजगार भी करेगी तो भी उस पर सवाल किया जाएगा। वो संपत्ति का तो छोड़िए, पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं तो पता चला कि पति लोन नहीं लेगा, पत्नी लोन लेगी, ताकि जो है रोज की किस से फुर्सत मिले कि इसका सैलरी पूरा एक मुश्त रोज कट ही जाए, मतलब महीने का कट जाएगा, बवाल खत्म, न कोई झगड़ा होगा। अब पत्नी अपना छटपटा, उसको लगे भाई ये मेरा घर है, ये मेरा घर, ये मेरा घर है। और जब तक पत्नी जो है ठीक है लोन और घर अपना हुआ तब तो पता चला बेटा मालिक हो गया। तो ये सब संकट है कि मतलब ये कुल मिला के कंडीशनिंग का भी इशू है कि हम किस तरह से पल बढ़ रहे हैं या हमें किस तरह से वो किया जा रहा है। उसमें सरकार जो है मतलब कहीं से हमारी शिक्षा में ये होता ही नहीं कि जेंडर इक्वल हम पढ़ाई करें जिसमें लड़की और लड़के को एक ही तरह से शिक्षा दी जाए। मान लीजिए जब कोई गणित का सवाल ऐसा तो है नहीं कि लड़का दूसरे तरीके से हल करेगा और लड़की दूसरे तरह से हल करेगी, लेकिन वहाँ ये सिखाया जाता है कि भाई लड़के बड़ी तेज होते हैं, उनको गणित से आगे बढ़ना चाहिए, और लड़कियाँ जो हैं वो तो दिमागी रूप से थोड़ी वो नहीं, मतलब ये है समाज में ये कहते हैं ना कि लड़कियों का दिमाग जो है पुरुषों की अपेक्षा वजन कम हो सकता है। भाई ठीक, मान लो बायोलॉजिकल हाइट से किसी का दिमाग जो है 200 ग्राम हो सकता है और कोई 8 फुट का होगा तो उसका थोड़ा हाइट के हिसाब से थोड़ा सा, लेकिन आईक्यू लेवल तो बराबर होगा ना, मतलब जो पैमाना होता है दिमाग को नापने का वो बराबर होगा। शरीर का वजन कम अधिक हो सकता है, लेकिन जो दिमाग की जो सोचने समझने तर्क करने की शक्ति वो बराबर ही होगी सबकी। अब ये अलग बात है कि हम किसको कैसे सिखा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे घर के छोटे बच्चे हैं तो जैसे अभी बहुत सारे लोग जो टीनेजर हैं वो अभी अपना परिचय देने में संकोच कर रहे थे, लेकिन मेरी भांजी बहन की बिटिया वो कब से कह रही है मुझे जन गण मन गाना है, मुझे माइक क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग, मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। मतलब कहने का मतलब कि हम जैसे कंडीशनिंग करेंगे अपनी फैमिली में अपने को वो वैसा ही होगा। तो एक सबसे बड़ा ये कि हम जब नौकरी कर रहे हैं तो हम कितने आत्मनिर्भर हैं, मतलब आज की जो टॉपिक उसमें हम कितने हैं, क्या हम अपने फैसले ले पाते हैं, आर्थिक फैसले ले पाते। मान लीजिए कि पति पत्नी दोनों शहर में रह रहे हैं और 10 लाख की जमीन लेनी है, तो लोग कहेंगे नहीं औरतें बड़ी बचत करती हैं, देखो उसके पास जरूर चरौदा होगा, उसी से वो करो, डाउन पेमेंट नोटिस से जमा करा दो, बाकी लोन जो है कटा। मतलब सोचने का ये होता है ना कि औरत के पास कुछ बचे ना, मतलब ना उसको नहीं तो कंट्रोल में रहेगी नहीं, अपने दोस्तों को उधार देगी और सब उठा के मायके दे देगी। मतलब उस औरत के साथ अपना दिमाग में भाई उसकी भी जिंदगी, उसके भी बच्चे हैं, वो भी अपनी सेविंग रखेगी। तो मतलब औरतों को किसी भी तरह से हम इस रूप में मानना ही नहीं चाहते कि नहीं उसका भी अपना एक आधार है, वो सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है। तो वो हम सबके साथ ये संकट है कि औरतें कमा रही हैं, नो डाउट एकदम जितना जो भी अभी बचा है। अब तो वैसे भी भारत मंदी के उसमें
आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है जो भी थोड़ा बहुत नौकरियां बची हैं औरतों के पास, मैं पुरुषों का वो नहीं कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। उसके लिए हम सबको खुद ही बोल रहे हैं, हम खुद तय। जैसे होता है ना कि हम हर बार रिश्ता बचाने, हम शादीशुदा है तो हर बार हमको लगता है कि रिश्ता बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपके लिए घर चला रहे हैं, वो सारे समझौते कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो 7 सिर्फ स्त्रियों को चाहिए, वो 7 पुरुषों को भी तो चाहिए। मतलब ठीक है, आपको भी तो साथ, तो आप क्या बदल रहे हैं? मतलब आप तो हजारों सालों से औरतों पे राज करते चले आ रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं, और हम हजारों साल से अपने आप को दिनों दिन बदल ही रहे हैं, मतलब हर रूप में बदल रहे हैं। हम आपसे बेहतर कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें मौके तो दीजिए। तो ये इसका एक संकट ये ना कि हमको स्टैंड लेना होगा, हमको तय करना होगा कि कैसे। वही तो कह रहे हैं कि आप कुछ तय करेंगे, लेकिन मान लिया आपने तय किया कि आपके पास 10,000 रुपए है और आपने तय किया कि 8,000 का जो है आप कुछ भी करेंगे, मतलब आप घूमने का तय कर लीजिए, और आपके पति कह रहे हैं कि नहीं जाना है, वो 8,000 कोई और काम आएगा। बोले ठीक है, हम नहीं कमाए, हम 8,000 घूमने जाएंगे, आपको साथ चलना है चलिए, नहीं चलना हम अकेले जाएंगे। आप जाएंगी, वो 10 दिन नाराज रहेंगे, 20 दिन, जैसे होता है ना कि हम आपस में लड़ते हैं, 25वें दिन मान लीजिए लंबी लड़ाई चल रही, तो आप 10 दिन नाराज रहे, हम 10 दिन नाराज रहते थे, फिर अपने मान जाते हैं कि नहीं भाई हमारा पति है, बच्चे हमारे हैं, घर हमारा है, वैसे वो भी मान जाएंगे कि ठीक है यार, क्या वो घूम ही आई ना। 10 दिन बाद 11वें दिन मान जाएंगे। तो वो हम लोग को करना पड़ेगा, मतलब दिल कड़ा करना पड़ेगा, तभी होगा। जो आत्मनिर्भर है आर्थिक रूप से, वो भी फैसले नहीं ले पा रही हैं। उसका यही एक बड़ा कारण, क्योंकि उनका ना माँ बाप साथ देगा, वो कहेंगे भाई तुम्हारा है, तुम अपना देख लो। ससुराल वाले तो बस यही होता है कि भाई नियंत्रण में नहीं रहेगा तो शादी चलेगी कैसे। जब हम शादी चलाने के इसमें होते हैं, मतलब मैं सिर्फ शादी की बात नहीं कर, मतलब ये होता है कि कमाने के सेंस में जब होता है, तो लड़की जो शादी से पहले होता है तो वो ठीक है मैनेज हो जाता है, फिर भी हो जाता है, लेकिन शादी बाद क्योंकि वो एक घर छूट चुका होता है, तो छोड़ने के डर से आप सब फैसले लेना बंद कर देंगी। कब तक छोड़ेंगे? नहीं, तो यही तो है, जब तक आप कड़े फैसले नहीं लेंगे फिर वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक तो ठंड बहुत बढ़ रही है, और फिर हमें लग रहा है कि इसको फिर कभी हम लोग कर सकते हैं। और आज बात इतनी है कि मुश्किल है, मतलब छोटे छोटे बच्चे सब लोग काँप रहे हैं, मैं भी काँप ही रही हूँ, लेकिन फिर भी लगा कि चलिए विजयश्री ने कहा है तो इतना तो बनता है कि कुछ बोला ही जाए। अब कितना सार्थक हो पाया पता नहीं, लेकिन ठीक है, मेरी कोशिश ये, मैं अपने अनुभव और जितना मैं काम कर पाई हूँ समाज में, वो मैंने साझा किया है कि कड़े फैसले सबसे बड़े जरूरी हैं। हम सबको हिम्मत करना ही होगा। नाराजगियों से साथ सबको चाहिए होता है, तो सब ये हम मान लेंगे कि नहीं हम ही को साथ चाहिए तो नहीं चलेगा, वो साथ तो सबको चाहिए, पति को चाहिए, सास ससुर को चाहिए, सबको चाहिए होता है। तो ये हमको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, और जो हिम्मत करता है वही थोड़ा लड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ता है। बाकी रिश्ते कहीं नहीं खत्म होते, कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं खत्म होते, वो बस 10 दिन का मन मुटाव होता है, 11 दिन मान लिया जाता है। विवाह की यही खासियत होती है। हाँ, सब लोग मान जाते, तो कड़े फैसले लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तथा समापन की ओर ले जाने की पहले मैं तस्नीम को बुलाना चाहूँगी। तस्नीम के बारे में इतना बताना है, मैं स्टेटस लगाई थी, उस स्टेटस को देख के तस्नीम मुझसे पूछती है क्या मैं इस कार्यक्रम में आ सकती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कोई खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाह रहा है। मैं चाहूँगी तस्नीम आए और अपनी 2 शब्द रखें, हमारे बीच शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम तस्नीम कमर है। मैं इस वक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ उर्दू सब्जेक्ट से। जैसे कि पद्मिनी जी ने बताया, उन्होंने स्टेटस लगाया था, तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं आ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है। तो फिर मैंने कहा मैं चलती हूँ, देखती हूँ, यहाँ बहुत सीखने को मिलेगा। अब फिलहाल मैं शुरुआत कर रही हूँ, एडमिशन को भी 1 साल है, तो सीखना तो जिंदगी भर ही है, कुछ न कुछ सीखना लगा ही रहता है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि लोग बोलते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देता, और जब तक आप आगे आएंगे नहीं लोग साथ देंगे कैसे। तो उसके लिए आगे आना बहुत जरूरी है। कोशिश
जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप किसी और के ऊपर इल्जाम नहीं दे सकते कि वो ये चीज नहीं कर रहा। आप शर्माएंगे तो काम नहीं होगा, या तो काम होगा या शर्म होगा, दोनों में से एक ही काम होगा। तो इसलिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आप आगे आ रहे हैं, तो शर्म को रख कर फिर आगे बढ़िए। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप शुरुआत तो कीजिए, छोटे से शुरुआत होती है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो शुरुआत कीजिए आप, लोग साथ देंगे। और कुछ छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि आप छोटा सोचेंगे तो उससे भी कम आपको मिलेगा। आप ज्यादा सोचिए, बड़ा सोचेंगे तो आपको कम मिलेगा। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। है ना, एक शायरी है कि अगर निशाना लगाना है तो चांद पे लगाओ, अगर निशाना लगाना है तो चांद पे लगाओ, अगर निशाना चूका तो आशिया कम से कम सितारों के बीच तो होगा। आशिया बने घर। शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी नाइस। तस्नीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं एक बात है जो काफी देर से सोच रही हूँ, बता दूँ। मेरे गाँव मेरे गाँव में एक लड़की है, रीमा। हाँ, रीमा मेरे गाँव की पहली लड़की है जो एमएड कर रही है, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाह रही है। इनके अंदर जुनून भी है और एक अच्छी मतलब बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि करीब 5 या 6 साल हुआ होगा जब इनको देखने लड़के वाले आए थे। मैं इससे पहले माफी मांग लेना चाहती हूँ रीमा से, ताकि वो हो सकता है उन्हें मेरी बात अच्छी ना लगे कि मैं उनके चीजें शेयर कर रही हूँ, लेकिन तब इन्होंने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि इनको आगे बढ़ना था। और ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि माता सावित्रीबाई का जो पहल था वो बहुत सार्थक हुआ है। जब स्त्रियां खुद कहें कि हमें सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ के पहले कुछ बनना है, फिर हमको शादी करना है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाने के लिए मैं दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जैसे श्रीमन को। हमारे बीच सूरज जी आया है यहाँ पे, फिर शीला जी आई, अशोक यादव जी हैं हमारे बीच में। सीमा यादव जी हैं। आज शादी है, जो भी हमारे बीच में आज शादी है। और हमारे बीच में अम्बरीश जी आए हुए हैं और दिनेश हमारे बीच में आए हुए हैं। शिवशंकर गौड़ जी हैं, यशवंत जी हैं, सभी लोग आए और ठंड का मौसम बहुत अधिक होने के नाते चले भी गए। तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग चले गए, लेकिन ठीक है, ठंड है, सबको जाना है, घर है, महिलाएं हैं तो महिलाएं सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाए। ये भी एक परंपरा का पालन अभी तक होता रहा है। हालांकि इस परंपरा का पालन मैंने नहीं किया कभी, अपनी तारीफ कर रहे हैं। और इसका सब जो है रीमा बताएंगे कि हम अपने घर पढ़ने के बाद 8:30 बजे रात तक को भी गए हैं 2007-8। तब भी वहाँ हमारे गाँव वाले कभी हमारे ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं किए। लेकिन हमारे माता फूले से हमें प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ने के जो भी रास्ते हैं, आर्थिक आजादी के रास्ते हैं, निर्णय लेने के रास्ते, कठोर निर्णय लेने के रास्ते हैं, तो वहाँ भी हमें ये परवाह करके जो है रुकना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग गाली देंगे, लोग अब सब कहेंगे, तमाम तरह की उपाधियों से नवाजेंगे, ठीक है, गंदी और कहेंगे, बचन कहेंगे, सबको छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजों से आज हम जा रहे हैं।